अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि आपको 5,000 ट्रांसफ़र करने के लिए 3 से 4 दिन लगेंगे और लंबी लाइन में लग के वो ट्रांज़ैक्शन करनी पड़ेगी, आप मुझे पागल कहेंगे, लेकिन ये हमेशा से ऐसा ही था। ये सब कुछ चेंज हुआ है 2008 में, जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा ओटीसी प्लेटफ़ॉर्म्स ने कदम रखा। अब ओटीसी का मतलब क्या है? ओटीसी स्टैंड फॉर ओवर द काउंटर। पहली दफ़ा ऐसा पॉसिबल हुआ कि आपको अपनी बेसिक ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस की लंबी लाइन्स में नहीं लगना पड़ा एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करने के लिए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कंज्यूमर डायरेक्ट दूसरे कंज्यूमर तक ट्रांजैक्शन कर सकता है बगैर बैंक्स के। अब 2008 एक बहुत ही स्पेशल ईयर था। 2008 वो ईयर था जब इंटरनेट का राइज होना शुरू हुआ। आज पाकिस्तान में 46% पॉपुलेशन ब्रॉडबैंड यूज़ कर रही है और 85% मोबाइल फ़ोन यूज़र है। इंटरनेट के साथ ही एक और टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया जिसको हम फिनटेक कहते हैं। अब फिनटेक का क्या मतलब है? फिनटेक लफ्ज़ दो लफ्ज़ों को मिलाकर बना है। फिन जिसका मतलब है फाइनेंशियल और टेक जिसका मतलब है टेक्नोलॉजीज़। अब ये वो कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ पर काम करती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का फाइनेंशियल लैंडस्केप चेंज होना शुरू हुआ। इन कंपनीज में इजी पैसा, जैज़ कैश, साडा पे, नया पे आते हैं। इनके अलावा भी पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 40 फिनटेक्स ऑपरेट कर रही हैं। आज पाकिस्तान में इन फिनटेक्स के ऑलमोस्ट 20 मिलियन मंथली यूजर्स हैं और ऑलमोस्ट 40 मिलियन लोग इनको रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं। इन फिनटेक्स के आने की वजह से लोगों की डेली ट्रांजैक्शन करने में बहुत ही आसानी हुई। अब लोग अपने फिंगर टिप्स पे डेली टू डेली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में इन फिनटेक्स की सक्सेस की एक बड़ी वजह है हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। अगर आप एक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए, लेकिन फिनटेक्स ने इसको ईजी बना दिया है, क्योंकि आप घर बैठे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसके बाद आप अपनी फिंगर टिप्स पे डेली टू डेली ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी बड़ी वजह है गवर्नमेंट की सपोर्ट। अब इस हेक्टिक बैंकिंग सेक्टर की वजह से पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 21% है। अगर हम इसको बाकी डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंक्लूजन उनसे भी कम है, वो भी 33% एवरेज बनती है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज की जाए, जिसकी वजह से वो इन फिनटेक्स को सपोर्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये एम करती है कि फिनटेक यूज़र 2023 तक 65 मिलियन हो जाएं, ताकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज की जाए। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि कितने लोग आप अपने डेली फाइनेंशियल टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके रेगुलर फाइनेंशियल सेक्टर को यूज़ करते हैं। वो बैंकिंग सेक्टर हो सकता है या इस तरह के फिनटेक्स इंस्टीट्यूशंस। अब पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन सिर्फ 21% है, जो कि बहुत ही कम है। गवर्नमेंट का ये एम है कि इस फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जाए। अब गवर्नमेंट के 65 मिलियन डिजिटल अकाउंट यूजर्स के एम को पूरा करने के लिए रेगुलेटर्स ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं। अब बात कर लेते हैं उन अच्छे स्टेप्स की जो रेगुलेटर्स ले रहे हैं गवर्नमेंट के इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए। अब फिनटेक्स को दो तरह के लाइसेंस अलॉट किए जाते हैं। पहला पीएसपी, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। इस लाइसेंस के अंडर बैंक्स और वन लिंक जैसे प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करते हैं। और दूसरा है ईएमआईज, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूट। अब असली गेम चेंजर पाकिस्तान के फिनटेक लैंडस्केप में ये ईएमआई लाइसेंस ही था। इसके बाद पहली दफ़ा इन कंपनीज को अलाउ किया गया कि वो सिर्फ 200 मिलियन रुपीज़ की सिक्योरिटी देकर ये लाइसेंस हासिल कर सकती हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आपने पाकिस्तान में एक बैंक ओपन करना है तो आपको 10 बिलियन रुपीज़ की सिक्योरिटी देनी पड़ती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन ये फिनटेक्स सिर्फ 200 मिलियन रुपीज़ की सिक्योरिटी देकर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। 200 मिलियन सिर्फ 20 करोड़ बनता है अगर हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में इसकी बात करें। अब 2019 में इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूट का लाइसेंस इंट्रोड्यूस करवाने के बाद 8 ऐसे फाइनेंशियल स्टार्टअप्स हैं जो लाइसेंसिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं और 4 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो फुली ऑपरेशनल हैं। इन 4 स्टार्टअप्स का नाम है साडा पे, फिंजा,
नया पे और पेमैक्स। इसके अलावा स्टेट बैंक ने इन फाइनेंशियल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस भी बनाया है, जिसका काम है इन स्टार्टअप्स को बदलती हुई रूल्स एंड रेगुलेशन से आगाह करना, ताकि वो कामयाबी से रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली अपने कंपनीज को इवॉल्व कर सके। क्योंकि बैंक्स के पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो लीगल टीम्स और पूरी लीगल फर्म्स हायर कर लेते हैं, लेकिन इन स्टार्टअप्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इन लीगल फर्म्स को हायर कर सके। अच्छे स्टेप्स के बाद अब बात कर लेते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो ये फिनटेक्स फेस करते हैं पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए। सबसे पहली प्रॉब्लम वो ये फेस करते हैं कि उनको ये लाइसेंस एक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर लगता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा ये लाइसेंस एक्वायर करने के लिए लग जाता है। इसके रिस्पॉन्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आम लोगों के पैसे इन्वॉल्व हैं, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है किसी भी कंपनी को लाइसेंस देने से पहले। एक तरह से देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि आम लोगों का पैसा इन्वॉल्व होता है इन फिनटेक्स के साथ। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना है क्योंकि इन फिनटेक्स के जो मेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो ओवरसीज होते हैं, मतलब बाहर की कंपनीज या बाहर के इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें उनका बैकग्राउंड चेक करने में भी टाइम लगता है। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना है कि डेवलप कंट्रीज में भी फिनटेक को लाइसेंस एक्वायर करने में तकरीबन 1 साल लग ही जाता है। उसके बाद दूसरी मेन प्रॉब्लम जो इन फिनटेक्स को फेस करनी पड़ती है वो है रूल्स एंड रेगुलेशन। इन फिनटेक्स का ये कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो उन्होंने डेवलप कंट्री से कॉपी किए हैं, और वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज नहीं करते। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन फिनटेक्स को पाकिस्तान में फेस करनी पड़ी है वो टैक्सेस की है। इन फिनटेक कंपनीज का ये कहना है कि जैसे ही इनको लाइसेंस मिलता है, गवर्नमेंट इनसे उम्मीद करती है कि ये फिनटेक्स भी उन गवर्नमेंट को वैसे ही टैक्सेस पे करें जैसे कि ये बैंक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है कि ये बड़े बड़े बैंक्स 25-25 साल से फाइनेंशियल सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि इन फिनटेक्स को अभी ऑपरेशनल हुए 3 से 4 साल ही हुए हैं। बैंक्स के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर सके, लेकिन इन फिनटेक्स के पास अभी तक इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो गवर्नमेंट को उस हिसाब से टैक्स पे कर सके। अब फिनटेक्स की ये डिमांड है कि वो गवर्नमेंट उनको टैक्स ब्रेक्स दे, ताकि वो जब उनका बिजनेस मॉडल डेवलप हो जाए उसके बाद वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करें। उसके बाद चौथा सबसे बड़ा मसला है KYC वेरिफिकेशन का। KYC स्टैंड फॉर नाउ योर कस्टमर। अब जब आप में से अगर किसी ने इन फिनटेक्स के साथ अकाउंट ओपन किया हो तो आपको पता होगा कि जैसे ही हम अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस से गुजरते हैं, ये फिनटेक्स हमसे हमारा CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस डिमांड करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस या CNIC की वेरिफिकेशन नादरा करता है या दूसरे रेगुलेटर्स करते हैं, जिसके लिए वो इन फिनटेक्स को पर वेरिफिकेशन के हिसाब से चार्ज करते हैं, जो कि इस प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली और टाइम टेकिंग बना देता है। अब फिनटेक्स ये चाहते हैं कि ये रेगुलेटर्स इन फिनटेक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, वो इनको मंथली बेसिस या एनुअल बेसिस पे पे करें, ना कि पर वेरिफिकेशन के हिसाब से, जिससे ये वेरिफिकेशन प्रोसेस थोड़ा चीप हो जाएगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये फिनटेक्स पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज करने के लिए और क्या कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मेन बड़ा मसला इन फिनटेक्स की एप्स के UI UX डिज़ाइन में है। इन फिनटेक्स का यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो लोग उनको इसको यूज़ करते हैं जो तो या तो एजुकेटेड हैं या फिर टैक्स हैवी हैं, मतलब हमारी यंग जनरेशन। उसके अलावा वो मार्केट का सेगमेंट जो एजुकेटेड नहीं है या फिर रूरल एरियाज़ में रह रहा है, वो इन ऐप्स को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि उनको यूज़ करना नहीं आता। पहली दफ़ा इस मसले को सामने रखते हुए साडा पे ने थोड़ी सी कोशिश की थी कि वो अपने UI UX को ऐसे डिज़ाइन करें कि एक आम आदमी के लिए उसको यूज़ करना आसान हो। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला इन फिनटेक स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट्स में है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस टाइम पाकिस्तान में 11 PSP और 12 EMIs ऑपरेट कर रहे हैं, और ये सबके सब ऑलमोस्ट सेम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ई वॉलेट्स,
क्रेडिट कार्ड्स, पेमेंट सिस्टम्स और ई लैंडिंग जैसी सर्विसेज, ये सब के सब एक ही सेगमेंट ऑफ मार्केट के लिए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन फिनटेक्स को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और सेविंग जैसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग सेव नहीं करते बैंक्स में, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इसमें इंटरेस्ट शामिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के शरिया बोर्ड ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट डिज़ाइन किए हैं जो इस्लामिक लॉज के बिल्कुल मुताबिक हैं, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज हैं। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की सेविंग रेशो पर नज़र डालें एज़ कम्पेयर टू हमारी जीडीपी, तो वो बहुत ही कम बनती है। हम लोग इस टाइम सिर्फ 5.8% डोमेस्टिक सेविंग की रेशो है पाकिस्तान की, जो कि बहुत ही कम है हमारे साउथ एशियन दूसरे कंट्रीज़ के। इवन अगर हम श्रीलंका को भी हमारे साथ कंपेयर करें तो हम श्रीलंका से भी बहुत पीछे हैं। अगर आप इस ग्राफ पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया से काफ़ी पीछे है सेविंग के मामले में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में लोग सेविंग नहीं करते, इसका सिर्फ ये मतलब है कि लोग सेव तो करते हैं लेकिन वो फाइनेंशियल सेक्टर के जरिए सेव नहीं करते। पाकिस्तान में लोग सेविंग मोस्टली कैश, गोल्ड और लाइफ स्टॉक जैसी चीज़ों में करते हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज में, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो लोग हमारे फाइनेंशियल सेक्टर से उस तरह कनेक्टेड नहीं है जिस तरह होना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कम है। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो आखिर इन सब मसलों का हल क्या है? अगर हम गवर्नमेंट के एंड पर बात करें तो गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है ताकि ये फिनटेक्स ग्रो कर सकें। उसके अलावा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए जिनसे वो अपने लोगों को अवेयर कर सकें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, जिसकी वजह से लोगों को ऐसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और लोग उनमें इन्वेस्ट और सेव कर सकें, ताकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज हो सके। अगर हम फिनटेक्स के एंड पर बात करें तो फिनटेक्स को ये चाहिए कि वो ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाएं मार्केट में जिसकी तरफ यूज़र्स ज़्यादा अट्रैक्ट हों, ना कि वो सिर्फ उसी सेगमेंट को टारगेट करें जो कि पहले से इन फिनटेक्स और बैंकिंग सेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, बल्कि उन सेगमेंट्स के लिए भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए जो कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए नहीं हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ के लोग जो अभी तक लाइफ स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो भी हमारी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ सके। उसके अलावा एट द एंड ऑफ द डे जो मेजर रोल है वो गवर्नमेंट ही प्ले करेगी। अगर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा रिलैक्स करे और अवेयरनेस प्रोग्राम करे, अपने लोगों को एजुकेट करे कि मार्केट में ये ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। इससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है क्योंकि हमारे यहाँ पर इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट अनरेगुलेटेड और अनडॉक्यूमेंटेड है। लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस की वजह से लोग उन प्रोडक्ट्स को एक्सेस नहीं करते या फिर उनमें इन्वेस्ट नहीं करते। मेन काम यहाँ पर गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा और इन टेक स्टार्टअप्स को जो कि मार्केट में एंट्री कर रहे हैं वो इनोवेशन लाएं, अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।